ठीक है, देखो चैप्टर है हमारा, टॉपिक है मैकेनिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो पिछली क्लास में रेप्लिकेशन तो हमने स्टार्ट कर दिया था, और पिछले क्लास में देखा एक्सपेरिमेंट देखे हमने प्रूव करने के लिए। रेप्लिकेशन देखो, प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। और इसको प्रूफ, इसका आइडिया दिया था वाटसन और क्रिक ने, इसको प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली मिसेल्सन और स्टॉल ने प्रोकैरियोट में। ठीक है, और प्रोकैरियोट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट उनका था ई कोलाई बैक्टीरिया पे। यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया टेलर एंड हिज कलीग्स 1958। अच्छा, अगर बात करें कि यूकैरियोट में जो टेलर ने प्रूव किया वो किस लेवल पे था, वो क्रोमोसोम लेवल पे था। क्रोमोसोम लेवल मतलब जो डीएनए में रेप्लिकेशन, डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहे हैं क्रोमोसोम में, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहे हैं। इसी तरह से जब मिसेल्सन स्टॉल ने बात की तो वो क्रोमोसोम लेवल पे एक्सपेरिमेंट नहीं था उनका, वो सिर्फ डीएनए लेवल पे ही था। तो हम बोल सकते हैं कि देखो एक्चुअली क्या है कि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, इस वजह से वहां पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो वहां पे क्रोमोसोम को देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेलर का एक्सपेरिमेंट था बीसीएफ हवा, एक प्लांट पे था, और प्लांट एक यूकैरियोट है, इसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम लेवल की बात की गई थी। अच्छा, अगर हम बात करें तो मिस्टर सनस्टॉल के इनके एक्सपेरिमेंट की, तो किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, हैवी नाइट्रोजन को यूज किया था। हैवी नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किया था N14 और N15, और साथ ही सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को भी यूज किया था, देखा था हमने। अगर बात करें हम यूकैरियोट में, या हम बात करें यूकैरियोट में किस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, तो इसको प्रूफ किया टेलर ने। यूज क्या किया था, टेक्निक कौन सी यूज की थी, रेडियो एक्टिव थायमिडीन। और थायमिडीन क्या होता है, हमने बताया है कि थायमिडीन होते हैं एक्चुअली, देखो थायमिडीन तो डाइन, लास्ट में क्या लगा रहे हैं, डाइन। तो डाइन क्या है, एक सफिक्स है, और डाइन सफिक्स किसके लिए लगाते हैं, न्यूक्लियोसाइड के लिए। और वो भी न्यूक्लियोसाइड, देखो न्यूक्लियोसाइड के लिए तो डाइन और साइन दोनों लगाते हैं। तो साइन लगाते हैं यहाँ पे प्यूरिन के लिए, और डाइन लगाते हैं पिरिमिडिन के लिए। क्लियर है। तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन, तो रेडियो एक्टिव थायमिडीन जो थायमिन है, थायमिन में जितने भी हाइड्रोजन है, अगर उनको हम रेडियो एक्टिव बना दें, मतलब हम हाइड्रोजन H1 की जगह हम H1 की जगह हम ले लें क्या, 1H3। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जैसे जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं 1H1 ये पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। 1H2 ड्यूट्रियम, 1H3 इसको बोलते हैं टाइट्रियम। तो देखो ये जो शुगर है, शुगर के साथ कौन जुड़ा है, बेस, और बेस का नाम है थायमीन। अब ये बताओ क्या हो गया, ये तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं ये जो थायमीन है, थायमीन में जितने भी हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन में मैं ले लूं ट्राइट्रियम को, तो बताओ अब ये जो थायमीन बना, या ये जो न्यूक्लियोसाइड बना, इस न्यूक्लियोसाइड को क्या बोले बताओ, रेडियो एक्टिव थायमिडीन। पेन और पेपर लेके बैठा करो, एक बायोलॉजी का रफ वाला बना लो। एक तो फेयर तो करते ही चल रहे होगे ना, नोट्स का जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं फेयर कर रहे होगे। तो एक बायो के लिए चैप्टर वाइज, जैसे जो मैं पढ़ाता हूँ बहुत सारी चीजें हैं, जो बोलता रहता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और ट्रिक हैं, तो वो सब नोट करते चला करो। तो देखो रेडियो एक्टिव थायमिन किसको बोला, रेडियो एक्टिव थायमिन ये शुगर और ये बेस, और ये शुगर और बेस मिलते तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। और हमने बताया कि जो बेस में हाइड्रोजन होंगे उनको हमने बना दिया है क्या, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है 1s3 ट्राइट्रियम। तो इस पूरे स्ट्रक्चर बोलेंगे रेडियो एक्टिव थायमिडीन। ठीक है, ये थायमिडीन क्या है बताओ, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है थायमिडीन। तो ये पिछली क्लास में हमने बताया। अब हम बात करेंगे देखो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की। एक्चुअली होता कैसे रेप्लिकेशन, एक्सपेरिमेंटली तो प्रूफ हो गया, इसको प्रूव किया साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेप्लिकेशन कैसे होगा, कौन से किस तरह से मैकेनिज्म काम करेगा, किस तरह से एंजाइम काम करेंगे, किस तरह डीएनए के दो स्ट्रैंड बनेंगे, कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, चलो यहाँ पे हम बात करें मैकेनिज्म और डीएनए रेप्लिकेशन की, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, देखो इसमें कई स्टेप हैं, तो फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। अनजिपिंग या अनवाइंडिंग मतलब होता है ओपनिंग या खुलना। ये देखो हमने बताया था जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। अब इस दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कौन करेगा, इसको सेपरेट करेगा। देखो अच्छा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं
कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस प्रोसेस बोलते हैं डीनेचुरेशन। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया डीनेचुरेशन, प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ाया, तो डीनेचुरेशन बोलते हैं। और हमने ये भी बताया था टीएम, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, ये वो टेम्परेचर है जिसपे डीएनए का 50% पार्ट ओपन हो जाए, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होगा बताओ? यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लगभग कितने के आसपास होगा? 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीएनए के जो स्टैंड है वो आधे, यहाँ बोलेगा हाफ पार्ट ओपन हो जाते हैं या 50% पार्ट ओपन आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, ठीक। और डीनेचुरेशन बोलते हैं, डीएनए का डीनेचुरेशन कब बोलते हैं? जब डीएनए के दोनों स्टैंड कंप्लीटली सेपरेट हो जाए, 100% सेपरेट हो जाए, उसको बोलेंगे डीनेचुरेशन। और ये पॉसिबल तब है जब हमारे पास, जब हम देंगे टेम्परेचर डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको बताया कि हमारे सेल में जो डीएनए है, अगर मैंने उसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया तो जाहिर सी बात है डीएनए अलग हो जाएगा, लेकिन क्या हम बचेंगे क्या? नहीं। तो हमको पता है कि अगर हमारी बॉडी को 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल गया तो हम तो वेपर बन जाएंगे, ठीक है। और हम बचेंगे नहीं, हमारी सेल नहीं बचेगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो हम डीएनए का करेंगे क्या? तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि डीएनए का डीनेचुरेशन करना है तो हमको रखना पड़ेगा टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बॉडी टेम्परेचर हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट रहती है, मेंटेन रहती है हमेशा, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि देखो टेम्परेचर, अच्छा डीएनए के दोनों हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करना है तो हमको चाहिए एंजाइम, ठीक है। ये काम हम एंजाइम से भी कर सकते हैं, और हम देखते ही है प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज, और जैसे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लिएज, या हम बोले कि लाइपेज का डाइजेशन करने के लिए हमारे पास एंजाइम होते हैं लाइपेज, और इसी तरह से डीएनए का डाइजेशन करने के लिए डीएनएज, आरएनए का डाइजेशन करने के लिए आरएनएज। और अब यहाँ पे बात करें, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है? जुड़े हुए हैं, अटैच है आपस में। अब इस अगर अगर मैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, और हमारा काम आसान हो जाएगा। डीएनए के जैसे दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं एंजाइम, एंजाइम है डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। यहाँ टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, हम ये काम एंजाइम से कर सकते हैं। और हमने बताया कि जिसके लास्ट में जिस जिस जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसके लास्ट में अगर एज लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हेलिकेज एंजाइम। तो जैसे हमने लिखा है हेलिकेज, तो ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। याद रखो, एस से हेलिकेज, एस से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। देखो इसका फंक्शन लिख दिया है, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और यहाँ पे कोफैक्टर है मैग्नीशियम आयन। ये एंजाइम तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे इसका होगा कोफैक्टर। और कोफैक्टर क्या, देखो एंजाइम के लिए रिक्वायर हो जाते हैं कोफैक्टर। तो ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है? इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, मतलब इसका जो काम है उसको तेज कर देता है, ठीक है। कोफैक्टर वगैरह क्लास 11th में है, 11th वाले चैप्टर में कोएंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या, वहां पे देख लेना। तो ये कोफैक्टर यहाँ पे यूज होगा मैग्नीशियम आयन। और यहाँ पे ये डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम है ये मेन एंजाइम है किसके लिए? अनवाइंडिंग के लिए। फर्स्ट स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन में वो क्या है? अनवाइंडिंग। और यहाँ पे जो मेन एंजाइम है वो है, बताओ वो कौन सा है? डीएनए हेलिकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मेन एंजाइम हमारे पास वो है हेलिकेज, या हम बोल सकते हैं मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग। पहला हमारा स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन में अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। चलिए, ये तो समझ में आ गया हो कि डीएनए के ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये डीएनए को क्या करते हैं? डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ब्रेक करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये हमने लिख रखा है ओआरआई साइट। ओआरआई साइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओआरआई साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये उस साइट को बोलते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। देखो डीएनए तो बहुत बड़ा है, डीएनए तो बहुत बड़ा है। अब क्वेश्चन ये है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? डीएनए ओपन कहाँ से होगा? डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक कहाँ से होगा? जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से डीएनए ओपन होगा, और वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जैसे हमने बोला कि ये देखो, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन। और ये काम कौन कर रहा है इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? हेलिकेज एंजाइम।
फिर मुझे कैसे पता चला या सेल को कैसे पता चला कि यहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है? एक्चुअली यहाँ पे होता है ओआरआई साइट। ओआरआई साइट मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो क्या ये एक ही साइट होती है पूरे डीएनए में? अगर मैं बात करूं तो देखो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में एक ही ओआरआई साइट होते हैं, जबकि मैं यूकैरियोट की बात करूं यहाँ पे मोर देन ओआरआई साइट होते हैं, एक से ज्यादा ओआरआई साइट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोट में देखो हो सकता है कि देखो ओआरआई साइट यहाँ पे मिल जाए, ये ओआरआई साइट यहाँ पे भी मिल जाए, यहाँ पे भी मिल जाए। तो यूकैरियोट में एक से ज्यादा ओआरआई साइट पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी ओआरआई साइट हो गया, ये भी ओआरआई साइट, ये भी ओआरआई साइट, तो मोर देन ओआरआई साइट होते हैं यूकैरियोट में। इसका मतलब ये हुआ ये वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, या हम बोल सकते हैं जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये वो साइट है। और यहाँ पे भी देखो अगर ये ओआरआई साइट है तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आएंगे और हेलिकेज एंजाइम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि प्रोकैरियोट में एक ही ओआरआई साइट है, और यहाँ पे देखो एक ही ओआरआई साइट दिख रहा है, इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कैसे होता है, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये तो लीनियर डीएनए है, प्रोकैरियोट में तो ऐसे सर्कुलर होता है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर होता है। क्योंकि क्या है ना कि इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर ये जो डीएनए है ये हम इसको लीनियर डीएनए बना के पढ़ते हैं तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ही होता है प्रोकैरियोट में। सपोज दैट मैंने इसको यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगा दिया, यहाँ से कट लगा दिया, अब बताओ ये क्या हो गया, ये लीनियर बन गया। अब इसकी स्टडी कर रहे हैं हम, ये लीनियर बन गया, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम, तो इसको हमने लीनियर दिखा रखा है। यही सर्कुलर डीएनए को हमने क्या दिखा रहा है, लीनियर डीएनए। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए, और प्रोकैरियोटिक डीएनए में बताओ कितने ओआरआई साइट होंगे, एक। ये वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे एंजाइम आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखो यहाँ पे एंजाइम आके बाइंड हो जाते हैं इस साइट पे, जिसका नाम है क्या, हेलिकेज एंजाइम। और ये हेलिकेज एंजाइम देखो इस ओआरआई साइट पे दो हेलिकेज एंजाइम आके बाइंड हुए, तो ये हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में चलेगा, ये हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में चलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ये एंजाइम इधर ब्रेक करता हुआ चलेगा, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को इधर ब्रेक करता हुआ चलेगा, ठीक है। और ये वाला जो ओराई साइट है इस पे ये जो ओराई साइट है यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम है वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करता चलेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, इस साइट वाला हेलिकेज, इधर भी हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमने बोला कि मोर देन वन हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं कि मोर देन ओआरआई साइट है, तो बताओ यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी हेलिकेज एंजाइम आ जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा और डीएनए बनाता जाएगा, ये इधर ब्रेक करेगा, ये इधर ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हेलिकेज एंजाइम है, ये समझो ये हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है, ये भी हेलिकेज एंजाइम है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जा रहा है इस साइड, इस डायरेक्शन में, और ये हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो आप समझ सकते हैं जो रेप्लिकेशन हो रहा है ना वो कैसा हो रहा है, बाई डायरेक्शनल। ये सब पॉइंट एनसीईआरटी में लिखें, बाई डायरेक्शनल। और ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है बाई डायरेक्शनल, तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल। अगर डीएनए के स्टैंड दोनों साइड खुलेंगे, इस साइड भी खुल रहा है, इस साइड भी खुल रहा है, इसका मतलब डीएनए यहाँ इधर इस स्टैंड से भी बन रहा है, इस स्टैंड से भी बन रहा है, तो डीएनए दोनों डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। तो समझो इस बात को कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों जगह क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो ये बात समझ में आई, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम इस ओआरआई साइट, अच्छा बताओ ये क्या हुआ, ये ओआरआई साइट है, ठीक है। इस ओआरआई साइट पे दो हेलिकेज जाके बाइंड होते हैं और ये दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए चलते हैं। ये बात आई समझ में। तो हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन समझ लिया हमने। इसके हेलिकेज एंजाइम के देखो ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ये जो एंजाइम है ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ये एटीपी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये बहुत एनर्जेटिकली प्रोसेस है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है, बहुत ज्यादा खर्च होती है। और यहाँ पे ये जो रेप्लिकेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो एंजाइम, या हम बोल सकते हैं कि जो हमको एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज किए जा रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आ रहे हैं, वो हम बताएंगे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब समझो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना ये इतना आसान नहीं कि एंजाइम ने इसको ब्रेक कर दिया, इसके लिए चाहिए एंजाइम को एनर्जी, और एनर्जी मिलता है किससे हमको, एटीपी से। अब
देखते हैं आगे चलेंगे, देखेंगे एटीपी से कैसे ले रहा है। तो अभी समझिए कि डीएनए हेलिकेज ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसके लिए कोफैक्टर होते हैं मैग्नीशियम आयन, ठीक है। अगर ये कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग, ये मेन एंजाइम होता है डीएनए में अनवाइंडिंग के लिए, अनजिपिंग के लिए। हम बोल सकते हैं डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, हम बोल सकते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि डीएनए हेलिकेज कहाँ पे आकर बाइंड होता है, ओआरआई साइड पे। ओआरआई साइड प्रोकैरियोट में तो एक ही होते हैं, यूकैरियोट में मोर देन वन होते हैं। अगर हम बात करें ओआरआई साइड क्या होता है, ये वो साइट होती है, ये वो प्लेस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जहां से न्यू डीएनए सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये वो साइट होता है। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी काफी कि ओराई साइट क्या है, ठीक है। अब देख रहे हो ये किस तरह से ये डीएनए, ये देखो ये डीएनए आपस में कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इसको जब डीएनए हेलिकेज ने ब्रेक किया तो देखो ये किस तरह से खुल गया, ये किस तरह से खुल गया। और इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बबल, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे एंजाइम के बारे में बात करते हैं। देखो होता क्या है कि आपको पता है इस सिस्टम पे क्या होगा बताओ। यहाँ पे जैसे मैंने बोला ए, ये टी, जी, सी और जी, सी, तो इसके सामने क्या आएगा, टी। यहाँ पे डीएनए दोनों स्ट्रैंड ऐसे आपस में जुड़े रहे होंगे, ठीक। अब हुआ क्या, हेलिकेज एंजाइम में इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, ये अलग हो गए थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि देखो इधर तो ये तोड़ता हुआ जा रहा है ऐसे, ये तोड़ता हुआ जा रहा है हेलिकेज एंजाइम, लेकिन हो सकता है ये पीछे से क्या हो रहा है, जुड़ते जा रहे हो, ये आपस में जुड़ते जा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल जुड़ जाएंगे। इसको बोलता है रीनेचुरेशन, हमने बताया था डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। जब हमने 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया था तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए थे कंप्लीटली, और उसको हमने बोला था डीनेचुरेशन। लेकिन हमने बोला कि जैसे ही सुटेबल मीडियम होगा, जैसे सुटेबल कंडीशन आएगा, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। इसको बोलते हैं क्या बताओ, इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए के देखो चांस ये है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से जुड़ सकते हैं। ये जैसे ये तो मान लो सपोज दैट ये एंजाइम आगे बढ़ता गया, ये बढ़ता गया आगे, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। और यहाँ पे पीछे से क्या हो रहा है, पीछे से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या कर रहे हैं, इसे बॉन्ड बनाते चल रहे हो, ये बॉन्ड बना दे रहे हो, और इस तरह से जुड़ते चले, इस तरह से तोड़ते चले, तो कोई मतलब तो निकला नहीं, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, एक प्रोटीन आता है, एक प्रोटीन आता है, वो क्या करता है, यहाँ पे जो ए टी जी सी, यहाँ बोल सकते हैं टी ए सी जी जी, इनको क्या करता है, इनके ऊपर ये प्रोटीन आके ऐसे इनको कवर कर लेता है। ये कुछ प्रोटीन होते हैं, ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ अगर ये नाइट्रोजन बेस कवर हो गए, क्या आपस में जुड़ सकते हैं, क्या आपस में जुड़ सकते हैं, क्या आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, नहीं। तो देखो ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन देखो ये प्रोटीन ही है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन कहाँ पे आके बाइंड हो रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड पे आके बाइंड हो रहे हैं, क्योंकि डबल स्ट्रैंड नहीं है, ये अब सिंगल स्ट्रैंड हो गया, तो ये प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोटीन को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिंगल स्ट्रैंड पे आके नाइट्रोजन बेस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, प्रिवेंट द रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिवेंट द रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने से रोक देता है। दूसरा इसका एक और फंक्शन है, ये हेयर पिन जो लूप बनता है उसको भी ये क्या कर देता है, रोक देता है। तो मतलब हेयर पिन, देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हेयर पिन बनने लगता है। हेयर पिन क्या होता है, ये एक नया टर्म है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो होता क्या है कि ये एसएसपी प्रोटीन, एसएसपी प्रोटीन क्या करता है, प्रिवेंट द लूप या हेयर पिन फॉर्मेशन, और ये प्रिवेंट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड प्रिवेंट द लूप या हेयर पिन फॉर्मेशन। अब देखो हेयर पिन फॉर्मेशन ये फिर से एक बार आएगा आगे तो इस चैप्टर में, और इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो देखो जैसे हमारे पास ये क्या है, ये डीएनए था, क्लियर।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों स्टैंड को सेपरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे ओराई साइड था, ओराई साइड था तो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किए होंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए होंगे। ठीक है, अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, और ये यहाँ पे देखो फिर से हेलिकेज एंजाइम है, ये फिर से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसे ओपन करेगा। देखो होता क्या है कि यहाँ पे हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होने लगता है, हेयर पिन लूप, हेयर पिन या लूप का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, लूप या हेयर पिन का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये लूप या हेयर पिन बनते कैसे हैं, देखो इस पोर्शन को मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को देखते हैं, तो ये क्या होने लगता है ना, ये आपस में ऐसे भी जुड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये हेयर पिन लूप बनने लगता है, या कुछ इस तरह से ऐसे बनाने लगता है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह से ऐसे लूप का फॉर्मेशन होने लगता है, इसको बोलते हैं हेयर पिन लूप। आप देखे हुए, अब इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए टी जी सी, देखो यही तो था ए टी जी सी, टी ए सी जी, ये था इस स्टैंड में। तो होता क्या है कि जैसे ये सिर्फ सिंगल स्टैंड की बात कर रहे हैं, किसी एक स्टैंड की बात कर रहे हैं, चलो इसी स्टैंड की बात कर रहे हैं, ये स्टैंड आपस में ही हेयर पिन लूप बनाते हैं, दोनों स्टैंड आपस में नहीं जुड़ रहे हैं। अब इस सिंगल स्टैंड क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या लगा था, यहाँ पे टी था। ठीक है, ये टी था, और टी के सामने सपोज दैट ए आ गया, देखो जैसे यहाँ पे टी है, ए आ गया, ये जब हेयर पिन लूप बनाएगा ना, तो ये जब मुड़ेगा तो टी के सामने क्या आ गया, ए, तो ये क्या बन गया, हेयर पिन लूप बन गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जी, और इसके सामने क्या आ गया, सी, तो इस तरह से देख सकते हो हेयर पिन लूप बन गया। ये जो है ना, इसको मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसे कर दिया, तो देखो जब इसको हम मोड़ेंगे तो टी के सामने क्या आएगा, ए, और यहाँ पे सी के सामने क्या आएगा, जी, तो हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो जाता है सिंगल स्टैंड में। तो इसी हेयर पिन लूप को बनने से रोकने के लिए, ठीक है, इसी हेयर पिन लूप को बनने से रोकने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है बताओ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन को। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने यूज किया सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन को, तो ये इसको कवर कर लेगा, इसको कवर कर लेगा, या यहाँ पे इसको कवर कर लेगा, तो ए और टी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, तो ये प्रोटीन, ये जो नाइट्रोजन बेस है इनको कवर कर लेता है, तो आपस में क्या हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ये लूप बन नहीं पाएगा। नहीं तो होता क्या था, ये टी के सामने ए आ गया, ठीक है, इसी लूप में टी भी है, इसी लूप में ए भी है, तो ये आपस में ही क्या करते हैं, आपस में क्या लूप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, हेयर पिन लूप। तो इसको बनने से रोकता है, कौन रोकता है, ये प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम एस एस बी प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल स्टैंड, देखो ये स्टैंड पे ही, सिंगल स्टैंड पे ही है, सिंगल स्टैंड, और क्या हो गया, बाइंड किया हुआ है, सिंगल स्टैंड को बाइंड किया है, कौन किया है, प्रोटीन, तो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स को बोलते हैं। तो ये बात आ गई समझ में, कि अगर कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, चलो देखो होता क्या है, अब बात आई ओआरआई साइट की। ये ओआरआई साइट, क्वेश्चन ये है कि ओआरआई साइट पे ही रेप्लिकेशन क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है, ओआरआई साइट पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे 80 रिच मिलता है, ओआरआई साइड पे 80 रिच होता है। 80 रिच का मतलब क्या, कि ओआरआई साइड जो ये जो है, ये पोर्शन है, यहाँ पे आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे, ए और टी, ज्यादातर ए और टी मिलेगा, इसको होते हैं 80 रिच। और हमारा जो डीएनए है इसमें ज्यादातर 80 मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए में ज्यादातर जीसी मिलते हैं। तो 80 मिला, तो यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है 80 बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। 80 में कितने होते हैं, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जीसी अगर यहाँ पे होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बताओ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना, इसको, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, ये ज्यादा टफ होता है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और आपको पता है कि जो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और ये एनर्जी डिपेंडेंट है, ये हेलिकेज एंजाइम, इसको चाहिए एनर्जी, तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा, एनर्जी चाहिए, ये एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो हेलिकेज एंजाइम ने सोचा कि क्यों इन्हें एनर्जी बचाया जाए,
और क्यों ना वहां से डीएनए को अलग किया जाए, वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाए जहां पे ए और टी हो, वहां से, क्योंकि इनमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 ही। तो जहां पे जी और सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है 3, तो यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट नहीं करता, यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट होता है। तो ओराई वो साइट होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसको होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहीं पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड आके यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आके बाइंड होंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दोनों साइड में ब्रेक करेंगे, तो रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। और इस ओराई साइट पे एटी रिच, ये ओराई साइट हमारी एटी रिच होती है, क्योंकि एटी में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना आसान होता है, हेलिकेज के लिए एनर्जी कम चाहिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। सपोज दैट हमने बोला एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको कितने एटीपी चाहिए, एक, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे देखो 2 ही एटीपी चाहिए, यहाँ पे कितने एटीपी चाहिए, 3 एटीपी। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ ना। अगर एनर्जी 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 के नजरिए से देखें तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है जीसी को ब्रेक करना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एक एक चीजें कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, और काफी कुछ समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, काफी डिटेलिंग कर दी हमने। चलो फिर से वहीं पे आते हैं। तो ये देख सकते हो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन किस तरह से जुड़ गए हैं नाइट्रोजन बेस से। ये जुड़ के क्या करें, एक तो आपस में ही देखो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोक रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो ये तो क्या कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने से ये प्रिवेंट द रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड, हेयर पिन लूप बनने से भी रोक रहे हैं। आपस में देखो यहाँ पे क्या बन रहा था, हेयर पिन लूप, ऐसे हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो जा रहा था, तो इसको भी बनने से रोका जा रहा था। कौन रोक रहा था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। कुछ इस तरह से बन सकता है और बनता भी है। आगे देखेंगे हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड तो वहां पे हेयर पिन लूप बनाएंगे। ठीक है, अभी समझो हेयर पिन लूप। अच्छा, यहाँ पे ओराई साइड पे क्या होता है, ज्यादातर एटी होते हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। तो दो हमने, एक एंजाइम देख ली, एक प्रोटीन भी देख लिया। अब बात करते हैं थर्ड। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है टोपो आइसोमरेज। ये क्या करता है, सुपर क्वालिंग को रोकता है। अब सुपर क्वालिंग कैसे हो गया, तो देखो यहां तक तो आपको नॉर्मल क्वालिंग दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है आपस में और तरीके से, और भी तरीके से गुथे हुए हैं, मतलब बोल सकते हैं हाईली क्वाइलिंग है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्वाइल ज्यादा है, यहाँ पे हाईली क्वाइल है। यहाँ पे भी देख रहे होंगे क्वाइलिंग ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कितने लूप बनते हुए दिखाई दे रहे, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्वाइलिंग ज्यादा है। तो क्वाइलिंग ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम सुपर क्वाइलिंग। ये सुपर क्वाइलिंग बना कैसे, तो देखो क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो जब क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, जैसे कोई धागा है, कोई रस्सी है, तो उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यार जैसे कोई हमारे पास वायर है, ठीक है, तो वायर को हम जब ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बड़े आसानी से वो खुलता रहता है, धीरे धीरे खुलता जाता है, खुलता जाता है। जैसे दो वायर हैं आपस में लिपटे हुए हैं, ठीक है, इनको जब हम खोलते हैं तो बड़े आसानी से धीरे धीरे खुलता रहता है। लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा, कुछ टाइम बाद देखेंगे नीचे की तरफ वो और ज्यादा क्या होते हैं, और उसमें गांठ पड़ने लगती है, उसमें और ज्यादा गांठें पड़ने लगती है। तो समझ जाते हो कि नीचे की तरफ और क्या हो रहा है, उसको फिर से हम क्या करते हैं, उसको जो कॉइलिंग हो गई उसको हम फिर से क्या करते हैं, उसके टेंशन को हम क्या करते हैं, फिर से जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उसको हम फिर से क्या करते हैं, कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उलझने लगता है नीचे की साइड, जैसे जैसे आप ऊपर से खोलते जाएंगे नीचे की तरफ और उलझने लगता है। ऊपर की तरफ थोड़े टाइम तक तो आपको खोलेंगे, नीचे की तरफ और देखेंगे इकट्ठा होने लगे और उलझने लगेगा, ठीक है, और गांठ पड़ने लगेगी। अब समस्या ये है कि इनको कैसे हटाया जाए। तो देखो ऊपर से तो कौन ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है हेलिकेज एंजाइम, ब्रेक करता हुआ आ रहा है और ये खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ क्या हो रहा है, और क्वाइलिंग होती जा रही है, और ज्यादा गांठ पड़ती जा रही है। इसको बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग। क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइलिंग। ये बताइए समझ में। अब देखो इस सुपर क्वालिंग को, सुपर क्वालिंग में जो स्ट्रेस है, जो इसमें तनाव, इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। तो सुपर क्वालिंग को ये प्रिवेंट कौन करता है, कौन रोकता है इसको बताओ, टोपो आइसोमरेज, ये हमारे पास एक एंजाइम होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट टोपो आइसोमरेज प्रिवेंट सुपर क्वालिंग। ये सुपर क्वालिंग को क्या करता है, रोकता है। सुपर क्वालिंग बनने से कैसे रोकेगा, तो देखो क्या करता है, ये कट लगाता है, यहाँ पे निक करता है, ये यहाँ पे कटिंग करेगा, कट लगाएगा। कट लगाने से आपको क्या होता है कि गांठ बहुत ज्यादा पड़ जाती है, कोई रस्सी होती है गांठ बहुत पड़ जाती है ज्यादा, तो आपको लगता है कि इसको खोलना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको काट ही देते हो, काट के छोटे छोटे टुकड़े बना देते हो, फिर जोड़ देते हो। जो बड़ी लेंथ वाली, जैसे ये बड़ा लेंथ वाला डीएनए है ना, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद इसके स्ट्रेस को कम किया, देखो
इसको हमने ये कट किया, इसके स्ट्रेस को कम किया और कम करने के बाद इसको यहाँ पे जोड़ दिया, किसके साथ, मेन डीएनए के साथ। तो इसको हमने यहाँ पे फिर ये जोड़ दिया, ठीक है। ये समझो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज क्या किया, ये यहाँ पे निक किया, कट लगाया, ठीक है। कट लगाने के बाद स्ट्रेस कम हुआ, स्ट्रेस कम होने के बाद ये जो मेन डीएनए इसको यहाँ पे फिर से जोड़ दिया गया। तो देखो ये क्या कर रहा है, जो टोपोआइसोमरेज है ये यहाँ पे निक फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। निक फॉर्मेशन से क्या होता है बताओ, इसके ये जो निक फॉर्मेशन होता है इसके दो फंक्शन हो जाते हैं। एक तो ये टेंशन को कम करेगा, ठीक है, टेंशन को कम करेगा तो यहाँ पे कॉइलिंग कम होने लगेगी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इस तरह का जो बबल बन जा रहे थे या बबलिंग जो हो जा रही थी, अच्छा टेंशन कम हो जाएगा तो ये यहाँ पे कुछ हमको वाई शेप का दिखेगा। देखो कैसे, जब इस स्टैंड को हमने टेंशन कम किया तो ये देखो आपस में ऐसे उलझे हुए हैं अभी, ये डीएनए डबल स्टैंड। तो ये जब इसको हमने कट लगाया तो देखो कैसा दिख रहा है आपको, वाई शेप दिख रहा है, ठीक है। और ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, इसको होते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अब देखो जैसे हमने बोला कि ये जो पोर्शन है रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, ये वो पोर्शन होता है जहां पे हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसा, ये हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, और आगे की तरफ ऐसा, ये कैसा दिख रहा है, वाई शेप दिख रहा है। और इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो हमने ये जो यहाँ पे डीएनए था, यहाँ पे जो डीएनए डबल स्टैंड देख रहे हो इसको हमने ओपन किया, जो ओआरआई साइड से इसको यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद हाफ पार्ट तो यहाँ पे इस तरह से देखा कि ओपन किया, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर है, हाफ हाफ। तो बताओ इस साइड भी क्या हो गया, ये देखो जब इसको हम देखेंगे तो क्या हमको नजर आ रहा है, बताओ ये वाई नजर आ रहा है, ये भी क्या नजर आ रहा है, वाई नजर आ रहा है। तो इस पार्ट को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, इसको भी बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये समझ में आया रेप्लिकेशन फॉर्क किसको बोलते हैं। यस सर। तो रेप्लिकेशन फॉर्क समझ सकते हो, ये नीट में क्वेश्चन भी आया है रेप्लिकेशन फॉर्क पे। तो एक बार आप देखो मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क को स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। तो याद रखना है कि रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, ये इसको बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग होती है, उसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पे ये होता है स्मॉल ओपनिंग, नोट्स में मेंशन कर लेना, लिखा नहीं हमने, ठीक है। इस रेप्लिकेशन फॉर्क को क्या बोलेंगे, स्मॉल ओपनिंग। देखो यहाँ पे सिर्फ यही डबल स्टैंड यही खुल रहा है, ठीक है। तो ये ओपनिंग कैसी हुई, स्मॉल हुई। ये ऐसा नहीं कि पूरा खुल गया हो, पूरा खुल जाता, पूरा खुल भी नहीं सकता, इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और सेल में इतनी एनर्जी नहीं होती है एक टाइम में, ठीक है। तो मन में आता है ना, देखो एक एक क्या होता है, एक एक जो बबल है ये खुलता जाता है। जैसे हमने बोला कि ये बबल खुला, ये खुला, फिर यहाँ से डीएनए बन गया, ठीक है, फिर ये बबल खुला, फिर यहाँ से डीएनए बन गया, ऐसे बनता जाता है, ये खुलता जाएगा बनता जाएगा, एक साथ नहीं खुलेगा। एक साथ खोलने के लिए वो बहुत एनर्जी चाहिए, और पता है उसके लिए, देखो ये खोलता कौन है, हेलिकेज, और हेलिकेज किस पे डिपेंड है, एनर्जी पे। उसको एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। और एट ए टाइम सेल में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, ठीक, इस बात को समझो। और आपको पता है ऐसे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, समझ रहे हो। और बेस पेयर किसको बोल रहे हैं, ये इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। सोचो कितने 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, इतने बेस पेयर हैं, तो सोचो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। और आपको पता है एक बेस पेयर में 2 से लेके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, इतना बड़ा डीएनए है, और इतने बड़े डीएनए से फिर हमको एक नया डीएनए बनाना है। तो आप समझिए इस चीज को कि हमको एनर्जी कितनी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। तभी तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या कि यहाँ पे देख सकते हो पेज नंबर 106, ठीक है, 106 मिला, सेकेंड पैराग्राफ, हेडिंग है द मशीनरी एंड द एंजाइम। जब सेकेंड पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि लास्ट में मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और साथ ही साथ क्या लिखा है,
कि for long DNA molecule, since 2 strand of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, तो एक साथ पूरे डीएनए को, एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते एक बार में। इसके लिए हमको चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी। द रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग। देखो ये रेप्लिकेशन जो होता है ना, एक छोटे सी ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग, ये स्मॉल ओपनिंग हुआ है, ठीक है। और इसी स्मॉल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। अभी हमने बताया कि रेप्लिकेशन फॉर्क किसको बोलेंगे, ये वाई शेप होता है, ठीक है। और ये है स्मॉल ओपनिंग, यहीं से क्वेश्चन आया था नीट में, और देखो एनसीईआरटी में लिखा है स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लेना, स्मॉल ओपनिंग। ये मिला है नहीं पॉइंट, ये एनसीईआरटी में। स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रेफर टू ए रेप्लिकेशन फॉर्क। तो देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और अब समझ गए हो कि जो रेप्लिकेशन वो इतना आसान नहीं है, बहुत एनर्जी चाहिए इसके लिए। और हम जितने भी डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड हम उनको एक साथ नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, उनको एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते, उसके लिए हमको बहुत एनर्जी चाहिए। तो देखो फिर से अभी क्या है कि ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो फिर से उसी लिंक पे क्लिक कर लेना। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि टोपोआइसोमरेज का फंक्शन क्या है, सुपर क्वालिंग को रोकना। और सुपर क्वालिंग को रोकेगा तो यहाँ से क्या करेगा, निक करेगा, ये निक करेगा, और स्ट्रेस या टेंशन को रिलीज करेगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये डीएनए को यहाँ पे जोड़ भी देगा, मतलब काटेगा और जोड़ेगा, दोनों काम कर रहा है टोपोआइसोमरेज, डीएनए को काटता भी है जोड़ता भी है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी टोपोआइसोमरेज देख सकते हो, टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट सुपर क्वालिंग। क्लियर। अब तो ये जितने भी बात लिखी इसमें सब कुछ समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, ये रेप्लिकेशन बबल है। और यहाँ पे क्या है, देखो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, इधर भी रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और सेकेंड पैराग्राफ पे देखो, ठीक है। तो ये हमारा नोट्स है, और नोट्स में देख सकते हो सब कुछ लिख रखा हूँ, रेप्लिकेशन फॉर और तरीके से बता रखा हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं थोड़े से टाइम में, 4-5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर कोई चीज में नहीं आएगा तो पूछ लेना, अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं।